Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about the socio-political background of 20th century novel. ठीक है, मॉडर्न नॉवल के यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे. वीडियो लंबी हो सकती है. लेट्स डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द 20th सेंचुरी नॉवल. ये जो नॉवल थे ये क्लियरली इन्होंने ट्रेडिशनल और विक्टोरियन नॉवल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था. जो थे वो बिल्कुल भी मीडियम नहीं थे स्टोरी टेलिंग और एंटरटेनमेंट का, बल्कि मॉडर्न नॉवल जो थे उन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लोर करना शुरू करी थी, डीपर साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिमेंशंस को. ठीक है, और ये इनका जो ग्रेटेस्ट एम्फसाइज होता था वो किस चीज़ पे था, इंटरनल लाइफ्स ऑफ कैरेक्टर पे, कि किरदार जो इसमें बताए जा रहे हैं उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उनके मुतालिक होता था. उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो उनकी जो सोच थी, उनकी जो फीलिंग थी उसके मुतालिक उनको जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करना पड़ती थी वो उसमें मॉडर्न नॉवल ने दिखाना शुरू कर दी थी. ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को भी इंगेज किया था. जैसे कि रशियन राइटर थे फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की एंड लियो टोल्स्टॉय. फ्रेंच ऑथर थे ऑनर डी बेल्जेक, उसके बाद गाय डी मैन्यू पैसेंट वगैरह. ठीक है, तो ये सारे जो राइटर्स थे इन पे ये 19th सेंचुरी के नोटेबल राइटर थे और इनका इन्फ्लुएंस होता था 20th सेंचुरी के राइटर. इन्होंने क्या किया था कि जो ये राइटर का मानना ये था कि जो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं उसमें कैरेक्टर की जो रियलिस्टिक कम्प्लेक्सिटीज है उनको दिखाया जाए, ना कि उनकी खुशकिस्मती और जो इंटायरली फ्लॉट को दिखाया जाए. इसका बाद में धीरे धीरे बैलेंस हो गया, कैरेक्टर ग्रैपलिंग विद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल चैलेंजेस. ठीक है ना, इसके दरमियान में कैरेक्टर्स ने बैलेंस करना शुरू कर दिया. क्लियर. तो दोनों वर्ल्ड वॉर हुई, उसके दरमियान में जो नॉवल थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंट ग्रोथ को. उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी इंप्रूव हुई, उसकी वैरायटी इंप्रूव हुई. उस पीरियड के दौरान जो थीम्स थे, कैरेक्टर थे, प्लॉट थे, नॉवल फॉर्म्स वगैरह बहुत सारी न्यू राइज हुई. उसके बाद जॉनरास जैसे कि डिटेक्टिव नॉवल, स्पाई फिक्शन, साइंस फिक्शन वगैरह को पॉपुलैरिटी मिली. गोथिक नॉवल जो थे जो कि ओरिजिनेटिंग थे 18th सेंचुरी थे वो भी रिवाइटलाइज हुए 20th सेंचुरी में. क्लियर. साइकोलॉजिकल और सोशल नॉवल जो कि विक्टोरियन लिटरेचर से बिलोंग करते थे वो भी रिफ्रेश किए गए, उनको भी फ्रेश पर्सपेक्टिव और क्रिएटिव अप्रोचेस के साथ अडॉप्ट किया गया. और सब जॉनरा जो कि बोला जाता था डॉक्यूमेंट्री नॉवल वो भी इसमें ग्रू किया. क्लियर. मैनी 20th सेंचुरी के जो नॉवल थे वो स्पेशली जिसके अंदर वर्किंग और मिडिल क्लास को दिखाया जाता था, उनकी हार्श रियलिटीज़ को दिखाया जाता था, इंडस्ट्रियल लाइफ को, पॉवर्टी को, डिजीज़ को, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री हैजर्ड्स, अर्बनाइजेशन, ट्रेड यूनियनिज्म एंड पुअर सैनिटेशन वगैरह. ये जो थीम्स थे ना ये इनकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी थे, लेकिन इनकी जो प्रोमिनेंस और डेवलपमेंट हुई थी ना, पीक पे जो गई थी वो 20th सेंचुरी में गई थी. क्लियर. द नॉवल रीच्ड इट्स पीक मैच्योरिटी बिटवीन 1939 एंड 64. ठीक है ना, क्रिटिक कहा करते हैं कि ये जो पीरियड था ना इसने बहुत सारे पावर और वर्सेटिलिटी को शोकेस किया था इन एज अ लिटरेरी फॉर्म. टाइम पे ये माना जाता था कि नॉवल के अंदर कुछ बिलीव्स जो है ना वो डिक्लाइन हो गए हैं किसी इन्फ्लुएंस के मद्देनजर. कोई भी राइटर बाद में आने वाले मिस जोसेफ कनार्ड के जो मोरल अर्जेंसी, जेम्स जॉयस की लिंग्विस्टिक ब्रिलियंस और डी.एस. लॉरेंस के पैशनेट इंटेंसिटी थी उसके साथ मैच नहीं कर सकता, वो उनके मुकाबले में नहीं आ सकता. ठीक है. अदर नोटेबल अर्ली 20th सेंचुरी के जो ऑथर थे जिसमें थे ई.एम. फोर्स्टर, वर्जीनिया वुल्फ, जॉन गाल्सवर्दी, जॉर्ज ऑरवेल एंड एच.जी. वेल्स. ये जो राइटर थे ये ऑफन क्रिटिसाइज करते थे सोसाइटल इश्यूज को, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स थी ना अर्बन लाइफ की उनको. जैसे ग्राहम ग्रीन का जो पावर एंड द ग्लोरी जो है वो क्रिटिक करता है सोसाइटल इवल्स को थ्रू दी लेंस ऑफ मॉरल स्ट्रगल. क्लियर. नॉवेल्स जो थे जैसे कि ऑरवेल्स का एनिमल फार्म जो कि 1945 में पब्लिश हुआ एंड 1984 जो कि 1949 में पब्लिश हुआ, ये दोनों क्या थे, ये पॉलिटिकल एलिगरीज को बताते थे, एक्सप्रेस करते थे डिसइल्यूजनमेंट विद स्वीट कम्युनिज्म. ठीक है. विलियम गोल्डिंग जो जिनका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है जो कि 1954 में पब्लिश हुआ था, क्रिटिक करता था फ्रेगिलिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन को. बाद में इस सेंचुरी के जो ऑथर थे जैसे कि सैमुअल बकेट प्रेजेंटेड ट्रेजिक वेरिएंट. ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे उनका जो एक ट्रेजिक वेरिएंट था वो उन्होंने प्रेजेंट की. जॉन फाउल्स ने फ्रेंच लिeutenants women
जो कि 1969 में पब्लिश किया था। एक्सप्लोर करता था क्या, अनसर्टेनिटी और कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ को, ठीक है, क्लियर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का जो लिटरेचर था ना, उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग वर्किंग क्लास नॉवल थे, लाइक एलन सिलिटोई का सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग, जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था, जो कि पोर्ट्रे करता था लाइफ ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर, ठीक है। बाद में फीमेल ऑथर्स बिगेन एड्रेसिंग फेमिनिस्ट थीम्स, और उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया था, डिस्टिंक्टली न्यू फीमेल पर्सपेक्टिव को और उनके एक्सपीरियंस को इनटू फिक्शन, क्लियर। इसकी जो थ्री जनरेशन है 20th सेंचुरी नॉवल की, लेट्स डिस्कस। 20th सेंचुरी नॉवल जो है वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री जनरेशन फेजेस है, जो कि नॉवल जो कि रिटन थे बिफोर 1920, नॉवल रिटन बिटवीन 1920 एंड 1940, यानी बिटवीन दी वर्ल्ड वॉर्स, और जो नॉवल रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस नॉवल रिटन बिफोर 1920। ये जो पीरियड था ना, ये शेप इसने दिया किस चीज को, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को, जैसे हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स को और सॉलिडिफाई किया था अपनी रिपीटिशन एज अ मॉडर्निस्ट नॉवल, ठीक है। लेट्स डिस्कस हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स जो थे ये एंग्लो अमेरिकन थे, ठीक है, और विलियम जेम्स के भाई थे, और इनका मोस्टली फोकस होता था डिटेल कैरेक्टर स्टडीज पे, ठीक है ना, कैरेक्टर की डिटेल स्टडी करते थे ये डीपली। और इनके जैसे वर्क्स थे जैसे कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड द टर्न ऑफ द स्क्रू, ये मोस्टली पब्लिश्ड बिफोर 1900, ठीक है ना, ये ज्यादातर इनका काम 1900 से पहले पब्लिश हुआ था, ठीक है। बाद में इनके जो काम आए थे जैसे कि दी विंग्स ऑफ द डव, दी एम्बेसडर एंड गोल्डन बॉल, ये 1902 से 1905 तक ये डिस्प्ले पब्लिश हुए थे। और इसमें क्या चीज डिस्प्ले की गई थी, इनकी मास्टरी ऑफ सटल इमोशंस, नाउंसेस और क्लियर एक्सप्रेसिव स्टाइल को, ठीक है ना, जिसने डिस्टिंग्विश किया कि इनको अदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस राइटर्स के, ठीक है ना। नेक्स्ट है जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड जो टेस्ट करते एक्सप्लोर किया इन्होंने मोरल डिलेमा को, जो कि इंडिविजुअल फेस करता है। इनके कैरेक्टर की प्लेसिंग कहाँ होती थी, एग्जॉटिक ट्रॉपिकल सेटिंग में, ठीक है। और इनकी जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक थी वो बहुत नोटेबल थी फॉर इट्स कम्प्लेक्सिटी एंड डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ नैरेटिव पर्सपेक्टिव, क्लियर। अदर जो नोटेबल ऑथर्स है फ्रॉम दिस जनरेशन, उसमें इंक्लूडिंग है H.G. वेल्स, जो कि एक पायनियर ऑफ साइंस फिक्शन थे। उन्होंने कितनी अराउंड 50 नॉवेल्स लिखे थे। नेक्स्ट है आर्नोल्ड बेनेट, जिनका फोकस होता था एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल पे, ठीक है, और उनकी नेटिव स्टेफर्डशायर पे, क्लियर। जॉन गाल्सवर्दी, ये पोर्ट्रे करते थे लाइफ्स को ऑफ दी वेल्थी अपर क्लास, ठीक है ना, अपर क्लास अमीरों की ये जिंदगी को पोर्ट्रे करते थे अपनी राइटिंग में। और राइटर थे सोमरसेट मॉगम, ये कैप्चर करते थे थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली इन ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, इनका नॉवल था जो कि 1915 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है E.M. फोर्स्टर, इनकी जो राइटिंग है ये तीनों जनरेशन में चली है, ठीक है। इनका जो नॉवल था पैसेज टू इंडिया, जो कि 1924 में पब्लिश हुआ था, सेंसिटिवली एक्सप्लोर किया था उस नॉवल ने कॉलोनियल रिलेशनशिप को एंड क्रॉस कल्चरल टेंशंस को, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन 2 जो है कौन सी थी, नॉवेल्स रिटन बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स 1920 एंड 1940। ये जो इरा था ना, इसमें 3 नॉवेलिस्ट थे, कौन कौन से, वर्जीनिया वुल्फ थी, D.S. लॉरेंस एंड जेम्स जॉयस, जिन्होंने अपना एक बेहतरीन काम प्रेजेंट किया। वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जो थे वो रेवोल्यूशनाइज्ड नैरेटिव टेक्निक्स उन्होंने प्रेजेंट की थी थ्रू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इनकी जो राइटिंग थी वो कैप्चर क्या करती थी, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस को। वर्जीनिया वुल्फ जो थी, उनके नॉवेल्स जैसे कि मिसेस डॉलोवी, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था, उसने क्या चीज, इंटीरियर मोनोलॉग को यूज किया था, ठीक है, टू डेल्व इनटू हर कैरेक्टर साइकोलॉजिकल लैंडस्केप। और उनकी जो अप्रोच थी ना एक्सप्रेस करने की, वो इंटरनल सोलिलिक्वाइज थी, इन्फ्लुएंस किया था मैनी लेटर राइटर्स को, क्लियर। जेम्स जॉयस जो थे, ही एलिवेटेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ठीक है। इनकी जो डबलिनर थी एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इनकी जो राइटिंग थी इज रिलेटिवली कन्वेंशनल, ठीक है। लेकिन बाद की जो इनकी राइटिंग थी जैसे उलाइसिस थी, फिनिगन्स वेक,
इसमें क्या प्रेजेंट किया था इन्होंने, अनफिल्टर्ड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को प्रेजेंट किया था एंड यूजेस रिच सिंबलिज्म एंड illusion to convey universal themes. थर्ड इंपॉर्टेंट ऑथर कौन थे सेकंड जनरेशन की, टी.एस. लॉरेंस. इनकी राइटिंग थोड़ी डिफरेंट थी फ्रॉम वर्जीनिया वुल्फ से और जॉयस से. ठीक है, इन दोनों के थीम्स और स्टाइल सेम थे वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस के, लेकिन डी.एच. लॉरेंस जो थी वो डिफरेंट थी इनकी राइटिंग से. ठीक है, इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया था, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, स्पेशली जो मैन एंड वीमेन के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको, इमोशनल इंटेंसिटी उसकी, और इनका फोकस ऑन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस रिलेशनशिप होता है. ठीक है, इनके जो मेजर वर्क्स थे, सन एज द लवर्स, विमेन इन लव एंड लेडी चैटरले लवर एग्जामिन दीज थीम्स डीपली. इनका और इसका जो बैकग्राउंड होता था, इनका बैकग्राउंड, पर्सनालिटी एंड ट्रैवल एडेड टू यूनिक डिमेंशन ऑफ दिस नॉवल. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन नॉवेल्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. इसके जो राइटर्स थे ना, जो 1913 इन्होंने प्रोमिनेंस गेन की थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद. ठीक है, और ये नन इक्वेट जोसेफ जॉयस वुल्फ और लॉरेंस इन इन्फ्लुएंस. इसके जो ऑथर थे जैसे कि विलियम गोल्डिंग थे, जॉर्ज ऑरवेल थे, इन्होंने कैरी किया मॉडर्निस्ट लेजेसी को. ठीक है, गोल्डिंग्स का जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज था जो कि 1954 में पब्लिश हुआ था, यूज की थी इसमें इन्होंने सिंबलिज्म, फिगरिटी ऑफ सिविलाइजेशन को रिवील करने के लिए. ऑरवेल्स का जो एनिमल फार्म इन 1984 था, ये क्रिटिक किया टोटलिटेरियंस को एंड एक्सप्लोर द करप्टिंग नेचर ऑफ पावर. ठीक है, ग्राहम ग्रीन जो थे, इनका पॉइंट आउट केस जो कि 1961 में पब्लिश हुआ था एंड अदर एग्जामिन द मोरल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी. इसने न्यू सब जॉनरा को फ्लरिश किया इंक्लूडिंग डिटेक्टिव फिक्शन, स्पाई स्टोरीज, साइंस फिक्शन वगैरह. ठीक है, सोशल और साइकोलॉजिकल नॉवल इवॉल्व हुए, ब्लेंड किया इन्होंने फिक्शन को विद डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट्स को. नेक्स्ट वुमेन नॉवलिस्ट कौन कौन सी है इसमें, वर्जीनिया वुल्फ थी, आरिस मर्डॉक, डोरिस लेसिंग एंड मार्गरेट रेबल, जिन्होंने फ्रेश पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट किया स्पेशली ऑन जेंडर एंड सोशल लाइफ पे, और इन्होंने डाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट को लिटरेचर में इंक्रीज किया. ठीक है, अब सोशल प्रॉब्लम नॉवेल्स क्या होते हैं, ये जो जॉनरा है ये इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसने वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स को एड्रेस करता था, उनके मुतालिक ये बताते थे. ठीक है, अर्ली एग्जांपल्स इंक्लूड है मार्टिनियो, मैनचेस्टर स्ट्राइक 1832 में पब्लिश हुआ था, और डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट जो कि 1838 में पब्लिश हुआ था. ये जो नॉवल थे इनका फोकस किस चीज़ पे होता था, इश्यूज पे, जैसे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और अर्बन डिके पे. 20th सेंचुरी जो थी तब से लेकर सोशल रियलिज्म उसमें इवॉल्व हुई, उसने रिफ्लेक्ट की न्यू कंसर्न्स को, जैसे कि the uses of literacy and the century's daughter 1986 में पब्लिश हुआ. एक्सप्लोर किया इसने एम्प्टीनेस और डिके ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ को. ठीक है, ये जो नॉवल थे ना ये एक्ट कर रहे थे एज बोथ स्टोरीज एंड सोशल डॉक्यूमेंट्स, रिफ्लेक्ट करते थे वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज को. क्लियर, इंडिविजुअल और मोरल डिलेमा डिस्कस करते हैं. 20th सेंचुरी के जो नॉवल थे वो डीपली एक्सप्लोर करते थे पर्सनल एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को. हेनरी जेम्स जो थे इनका जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड जोसेफ कॉनराड डिपिक्ट करते थे इंडिविजुअल फेसिंग एथिकल क्राइसिस को. मोगम के जो नॉवल था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया, वुल्फ्स, मिसेस डॉलोवी, गोल्डन का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. इनमें कौन कौन सी थीम्स को टैकल किया था, पर्सनल स्ट्रगल, आइडेंटिटी एंड मोरल एम्बिग्विटी को. ठीक है, ये डिलेमास फिर सेंट्रल मॉडर्न नैरेटिव बन गए थे. पॉलिटिकल नॉवल जो था उन्होंने प्रोमिनेंस गेन की थी 20th सेंचुरी में. जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल्स फार्म एंड 1944, इसमें पावरफुल क्रिटिक किया था उन्होंने कम्युनिस्ट रिजिम को एंड अथॉरिटेरियनिज्म को. ठीक है, ऑरवेल्स के जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे ना इन द स्पेनिश सिविल वॉर, वो उसने पॉलिटिकल व्यूज को शेप दिया, और जो कि उन्होंने एक्सप्रेस की थी अपने व्यूज किसमें, होमेज टू कैटलोनिया. ठीक है,
पॉलिटिकल नॉवल जो थे वो मैनिपुलेशन ऑफ पावर को एड्रेस करते थे, साइकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सिटीजन को, वार्निंग फ्यूचर्स जनरेशंस अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी। इंटीरियर मोनोलॉग क्या होते हैं? वाइल विक्टोरियन राइटर्स बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो वुल्फ और जॉयस ने इसको परफेक्टेड इट इन दी 20th सेंचुरी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने परफेक्शन दी थी। वुल्फ ने इंटीरियर मोनोलॉग को भी यूज किया, एक्सप्लोर किए कैरेक्टर्स के इनर लाइव्स को इन मिस्टर मिसेस डैलोवी में। जॉयस ने फिर फर्दर जो थी वो इंटीरियर मोनोलॉग को उलाइसिस में यूज किया, फिनिगन वेक में यूज किया, कैप्चरिंग दी रैपिड नॉन लीनियर फ्लो ऑफ थॉट्स को। ठीक है, ये जो मेथड था इसने प्रोवाइड की डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड बिकेम ए डिफाइनिंग मॉडर्निस्ट टेक्निक। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ नेचर क्या था? मॉडर्न नॉवलिस्ट जो थे ना वो इन्फ्लुएंस किस चीज से थे? लाइफ साइंस ऑथर ऑब्जर्व्ड ह्यूमन एंड नेचर ऑफ इन नेचर इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी राइटिंग को प्रेजेंट करते थे। फिर डीएस लॉरेंस जो थी वो पर्टिकुलरली इन सन्स एंड लवर्स में यूज की उन्होंने रिच इमेजरी एक्सप्रेस करने के लिए सेंसुअलिटी एंड इमोशनल डेप्थ को। ठीक है, नेचर जो था वो एक सेंट्रल थीम बन चुका था, रिफ्लेक्टिंग बोथ ब्यूटी एंड मोरल कम्प्लेक्सिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विमेन राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। दी सेंचुरी सॉ अ राइज इन द इन्फ्लुएंशियल विमेन नॉवलिस्ट। इस सेंचुरी में ज्यादातर फीमेल राइटर्स को मिला था मुकाम। पिछली जो सेंचुरीज थी 1918 उनमें फीमेल राइटर्स ज्यादातर छुप छुप के लिखती थी, ठीक है, या फिर अपने नेम चेंज कर देती थी। 20th सेंचुरी की जो नॉवलिस्ट थी जैसे एलिजाबेथ बोवेन एंड आइवी कॉम्पटन बर्नेट, इन्होंने थीम्स एक्सप्लोर किए थे फैमिली और फीमेल आइडेंटिटी के। ठीक है ना, बोवेन ने बहुत क्लैरिटी और आयरनी के साथ, जबकि कॉम्पटन की बर्नेट की जो राइटिंग होती थी उसमें उनका फोकस होता था साइकोलॉजिकल इंसाइट पे थ्रू डायलॉग्स। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ के जो ग्राउंड ब्रेकिंग राइटिंग थी वो थी मिसेस डैलोवी एंड टू द लाइट हाउस। ठीक है ना, जिसमें उन्होंने जेंडर कॉन्शियसनेस एंड सोशल नॉर्म्स को एड्रेस किया था। क्लियर? डोरिस लेसिंग का द ग्रास इन सिंगिंग एंड मार्गरेट ट्रेबल इन द मिलस्टोन एंड द आइस एज जो थी, इसमें इन्होंने वुमेन्स की लाइफ को पोर्ट्रे किया था, उनकी लोनलीनेस को, सोसाइटल प्रेशर को, डेप्थ एंड ऑनेस्टी को। ठीक है, इनके जो काम था ना, ये वाले जो इनके जो काम थे, इसमें इन्होंने स्कोप ऑफ लिटरेचर को एक्सपेंड किया था और न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। सो इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट यूनिट ऑफ मॉडर्न नॉवल 9069, the socio-political background of the 20th century novel. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching. Keep watching.